अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सबरोज़ अकेडमी। और आज का टॉपिक है हमारा उर्दू में अफसानों का तनकीदी मुतालिया। तो ये टॉपिक हमारा ये पार्ट 3 है। अच्छा जी, तो ये हम बात कर लेंगे सबसे पहले अफसाना कफ़न का तनकीदी जायज़ा। ये अफसाना प्रेमचंद का है। अच्छा जी, तो हम देख लेते हैं कफ़न का तनकीदी जायज़ा। अच्छा जी, तो अफसाना जो है कफ़न प्रेमचंद का फ़न का वो नमूना है जो इनकी सभी तख्लीक़ात पर भारी है। प्रेमचंद ने बेशुमार अफसाने लिखे और हर अफसाने में अपने फ़न के जौहर दिखाए, लेकिन आम फहम फ़नी तकाज़ों को जिस तरह इस अफसाने में पूरा करते हुए देखते हैं, वैसे किसी और अफसाने में नहीं देखते। कहानी का सलीका, प्लाट की तामीर की हुनरमंदी और किरदारों को जिंदा जावेद बनाकर पेश करने की खूबी, सब कुछ इस अफसाने में मौजूद है। ये अफसाने दूसरे तमाम अफसानों से हटकर तकमील का एक बिल्कुल नया तजुर्बा पेश करता है। इस अफसाने में फ़ोटोग्राफ़ी की तकनीक बरती गई है। ये अफसाना शऊर की रूह तकनीक का आला नमूना पेश करता है। अफसाना कफ़न में दो आदमियों गेसु और माधव की कहानी पेश की गई है, जो ज़ात से चमार लेकिन दोनों ही इंतहाई कामचोर और आलसी हैं। 1 घंटा काम करते हैं तो 2 घंटे पीते हैं, यानी कि शराब पीते हैं। इसलिए इन्हें कोई भी काम पर नहीं रखता था। घर में मुट्ठी भर अनाज होता तो इनके लिए काम ना करने की कसम होती थी। फाकों पर नौबत आती तो फिर कोई मजदूरी तलाश करते या जंगल से लकड़ियां और इन्हें बाजार में बेचते। अच्छा जी, गेसु जो है वो 60 साल की उम्र का किरदार अदा कर रहा है, और माधव जो है इसका नौजवान बेटा है, जो मुफ्तखोरी और मतलब कि मुफ्तखोरी में मामले में अपने बाप की तरह उससे कम नहीं है। तो गेसु की बीवी का जो है इंतकाल हो चुका था और माधव की शादी पिछले साल हुई थी। इसकी बीवी बदिया, जो कि अपने ससुर और शौहर के बरअक्स जफ़र किसी और मतलब मेहनती है बहुत। वो इन लोगों के मतलब इन लोग दोनों को देखते हुए इसकी बीवी बहुत मेहनती है, और इसके आने से ये दोनों और भी ज़्यादा आलसी और आराम परस्त हो गए थे। कहानी का आगाज़ में माधव की बीवी को मतलब उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसकी बीवी की तबीयत ख़राब होती है। तो और ये जो माधव की बीवी है ये बधिया, वो झोपड़े के अंदर दर्द ज़ात से तकलीफ़ से कर्रा रही है। यानी कि माधव की बीवी की तबीयत ख़राब है, वो झोपड़े के अंदर कर्रा रही है, लेकिन इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये दोनों बेगैरत जो हैं वहाँ पे जो आलू लेकर आए हैं उनको छील छील कर भून भून कर खा रहे हैं, और दोनों इस उसमें नहीं उठ रहे हैं। अपनी बीवी को देखने नहीं जा रहा और ना वो अपनी बहू को देखने जा रहा है कि मतलब इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो दूसरा आलू खा ना ले, बड़ा हिस्सा जो है आलू खा ना ले उसको। और दोनों जो है आलू खाकर शराब पीकर वहीं पर सो जाते हैं पड़े पड़े। और फिर अगली सुबह जब उठते हैं, आँख खुलती है तो बधिया को मरा हुआ पाते हैं। बाप बेटा दोनों दोनों ही चिल्लाने लगते हैं, गम का इजहार करते हैं कि जैसे इनको बहुत फिक्र थी। तो कफन के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और सबसे कहते हैं कि इनके पास एक भी पैसा नहीं है, और जैसा कि सही बात है, इनके पास पैसा भी नहीं होता। तो ये लोग ज़मींदार के पास जाते हैं, और ज़मींदार की खुसलत ये होती है कि वो इनको मद्देनज़र रख कर, इनकी सिचुएशन को देख कर इसको 4 रुपये 2 रुपये दे देता है, निकाल कर इन लोगों को 2 रुपये दे देता है। इस तरह 1 घंटे के अंदर
5 रुपए का रकम इनके पास जमा हो जाता है। केसु और माधव बाजार से कफन लाने चले जाते हैं, लेकिन दोनों कफन का कपड़ा खरीदने की बजाय इधर उधर घूमते रहते हैं। और शाम होते ही अच्छा जी, शाम होते ही ये दोनों अपनी बेज़मीरी और शफ़ाक़त का सबूत देते हुए एक शराब खाने में पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर अच्छा जी, तो ये लोग कपड़ा ख़रीदने के बजाय, कफ़न लेने की बजाय एक दुकान में घुस जाते हैं और वहाँ पर कलेजी, मछली और नशे के धुत में खूब शराब पी कर वही चीज़ें खाते हैं और खूब गुफ्तगू करते हैं। जो भी लोग वहाँ पर आते जाते हैं उन सब का मजाक उड़ाते हैं और ढेर हो जाते हैं, वहीं पर खा पी के अपना ढेर हो जाता है। इस अफ़साने का मुख्तसर सा खुलासा इस अफ़साने में हकीकत तर्जुमानी करते हुए नज़र आते हैं और ये बताया गया है कि भूख और नादारी के इंतहा इंसान को हैवानियत की सतह पर ले आती है। इस अफ़साने को प्रेमचंद ने 3 हिस्सों में बयान किया है। पहले हिस्से में किरदारों से मुतारुफ़ करवाने के साथ साथ पूरी सूरत को, मतलब पस मंज़र को हमारे सामने लाए हैं। और इस कहानी के तीनों मरकज़ी किरदार में ना सिर्फ़ ये अपना पूरा तारुफ़ कराते हैं, बल्कि अपनी हरकत व सना का भी जवाब भी फ़राहम करते हैं। दूसरे हिस्से में माधव की बीवी की मौत से पैदा होने वाला मसला जो है कफ़न नमूदार होता है। गेसु और माधव के तासरात और कफ़न का वसीला के लिए कशमकश का ज़िक्र मिलता है। और तीसरे हिस्से में गुर्बत और अफलास के नतीजे में पैदा होने वाली बेहसी और बेज़मीरी को बेनकाब किया है। किरदारों की बेहसी और बेज़मीरी को प्रेमचंद ने भरपूर अंदाज में वाज़े किया है। प्रेमचंद ने तस्वीर के दोनों रखों को सामने लाकर हमें वाज़े तौर पर किरदारों की खसलत से आशना किया है। अफसाने में कुल 3 किरदार हैं, गेसु, माधव और बधिया। कफन का तज्जिया करते हुए हम कुछ वक्त की हकीकतों को सामना करते हैं। हम अपने माशरे के नकाई से हम वाकिफ़ होते हैं, जिसमें गेसु और माधव जैसे लोग मौजूद हैं, जो अपनी जलील तरीन हरकत वासना से बावजूद अपनी हर अमल का जवाज़ भी पेश करते हैं। और हम कहानीकार मकसद से कहानी के वसीले से पूरी तरह वाकिफ़ हो जाते हैं। इस अफसाने में प्रेमचंद का फ़न जो है वो मावरा होकर आफत के इम्कानात पैदा करता है। अच्छा जी, इन्होंने अफसाने में इसमें किरदारों के अंदरूनों में, मतलब अंदरून में लाशूरी और नफ्सियाती वारदात का अहाता किया है। बयानिया के साथ साथ नेज़ रफ्तार ड्रामाई वाक़यात की मदद से किरदारों की कैफियत को बहुत अच्छे से पेश किया है। वाक़यात हकीकत का इब्तिलास पैदा करते हैं, मतलब जो वाक़यात है वो हकीकत पर मबनी होते हैं और इस तरह पूरे माशरे की अक्कासी हो जाती है। अच्छा जी, ये तो था कफ़न का तनकीदी मुताला, छोटा सा तारुफ़ कि उसकी बीवी जो है मर जाती है उनकी लापरवाही की वजह से। जो वो लोग अपनी उसमें मगन रहते हैं, धुत रहते हैं अपनी शराब नशे में, और जो पैसे भी मिलते हैं उससे भी अपना शराब और मछली कलेजी वगैरह खा लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं अफसाना लाजवंती का तनकीदी जायज़ा। अच्छा जी, ये जो अफसाना है लाजवंती, ये हिंद पंजाब के तनाज़िर में लिखा गया और किसने लिखा है? राजन सिंह बेदी ने। इसका मौजू जो है अगवा शुदा और बेघर ख़वातीन की घर वापसी में के मसाइल हैं। यानी कि जो औरतें जो हैं, जो ख़वातीन जो हैं वो अगवा हो जाती हैं तो उनको घर वापसी नहीं आने दिया जाता, मतलब कि अगर वो आती हैं तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अच्छा जी, तो अफसाने का मरकज़ी किरदार है सुंदरलाल की बीवी है, जो कि एक सख्त मिजाज। और सुंदरलाल कौन है? जो सुंदरलाल जो है वो बड़ा सख्त मिजाज शौहर है और अक्सर लाजवंती को मारता पीटता भी रहता है, लेकिन इससे इनकी मोहब्बत में कमी नहीं होती। अच्छा जी, तो ये जो पंजाब की लाजवंती है, इसका कहना क्या होता है? इसकी सोच ये होती है कि अगर आदमी मारता पीटता है तो यानी कि वो मोहब्बत करता है।
तो वो सुंदरलाल का इस जो लहजे को था वो सख्त। अच्छा जी, तो सुंदरलाल की जो बीवी है वो इसके सख्त मिजाज को मोहब्बत मानती है। तकसीम के वक्त लाजवंती अगवा हो जाती है। ऐसे में हिंदुस्तान में तकसीम के मसाइल से मुतालिक बहुत सी तहरीक शुरू हो जाती हैं, जिनमें से एक दिल में बसाओ तहरीक है, क्योंकि अगवा शुदा ख़वातीन जगह वापस आती हैं तो इनके अहल खाना इन बदनसीब ख़वातीन को इनके साथ होने वाले वाक़यात की वजह से अपनाने को तैयार नहीं होते। और सुंदरलाल भी जो है, जो इस तहरीक का फ़आल रकन है, यानी कि वो लोगों को कायल करता है कि ये ख़वातीन नफ़रत और नज़रअंदाज़ी की नज़र नहीं बल्कि हमारी मोहब्बत और हमदर्दी की मुस्तहक़ हैं। अपने साथ पेश आने वाले, अच्छा जी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो इसको आप लोग कट कर लीजिएगा। तो जो उनके साथ ये पाप होता है, ये इसकी ज़िम्मेदार ये खुद नहीं है बल्कि बेरहम समाज है जो नफ़रत की मुस्तहब। ये बेबस और लाचार ख़वातीन नहीं बल्कि हमारे बेरहम समाज और रवैये हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अगवा शुदा ख़वातीन के तबादलों को, मतलब कि जब उन्हें अगवा किया जाता है तो उस दौरान उन सुंदरलाल लाजवंती की वापसी के लिए पुरउम्मीद रहता है कि हाँ लाजो आएगी, और उस शादी मतलब जब वो अगवा होती तो उससे पहले वो उसे लाजो लाजो बुलाता था। और दिल में बसाओ तहरीक में भी अपनी तवानाइयों के साथ सरगर्म अमल है। आखिर लाजवंती की भी वापसी होती है। सुंदरलाल इसे वापस घर ले आता है, लेकिन उसका रवैया बहुत मुख्तलिफ सा है। वो लाजवंती को लाजो नहीं देवी कहकर पुकारता है। अब वो मारपीट तो दूर, उस पर गुस्सा भी नहीं होता। लाजवंती इससे बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन इनके दरमियान इनकी देखी जो इनके बीच एक दीवार सी कायम हो चुकी थी। वो लाजवंती की घर वापसी तो हो गई थी, लेकिन वो अब लाजवंती नहीं देवी थी। मतलब कि सुंदरलाल का जो लहजा था वो उसे बहुत अननोन सा फील करा रहा था। वो कहना बहुत कुछ चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पा रही थी सुंदरलाल से। अच्छा जी, ये तो था हमारा अफसाना लाजवंती का तनकीदी जायज़ा। अब हम बात करेंगे अफसाना हम फहशी हैं का तनकीदी जायज़ा। अच्छा जी, हम वहशी हैं किशन चंद्र का अफसानी मजमुआ है जो हिंदुस्तान से पहली बार 1948 में शाया हुआ था, जबकि हम वहशी हैं पेशावर के नाम से लाहौर से शाया हुआ था। अच्छा जी, तो जैसा कि ये जो अफसाना है, अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं, ये शुरू में अफजल तौसीफ़ का लिखा हुआ था और कहानी दाता और आला सरदार जाफरी का लिखा हुआ पहला दिबाचा के अनवान से तहत शामिल हुआ है। लेकिन रतन नाथ के बयान के मुताबिक पहली बार हिंदुस्तान में हम वहशी हैं के नाम से और पाकिस्तान में पेशावर के नाम से जो किशन चंद्र का अफसानवी मजमुआ शाया हुआ था, इसमें 7 कहानियाँ थी। बाद में मौजू के मुनासबत से 3 कहानियाँ और शामिल की गई। इस मजमू में शामिल अफसाने फजादात से मुतालिक हैं। हम वहशी हैं का मौजू इंसान की फितरत, माशरती रवैये और तहजीब के तसादुम पर मुबनी है। किशन चंद्र ने इस अफसाने में इंसानी वहशत को एक ऐसी कैफियत के तौर पर पेश किया है जो बज़ाहिर मुसहब माशरे में भी मौजूद है। अफसाने का प्लाट सादा मगर गहरा है। अच्छा जी, तो यहाँ किशन चंद्र ने मुख्तलिफ किरदारों के ज़रिए इंसानी रवैयों की अक्कासी की है। किशन चंद के किरदार हकीकत पसंदाना और जामाए होते हैं। हम वहशी हैं में भी इन्होंने मुख्तलिफ तबक़ात और माशरती हालातों के किरदार
पेश किए हैं। हर किरदार की नफ्सियाती कैफियत और समाजी पस मंज़र को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। किशन चंद्र के ज़बान साधा मगर असर होते हैं, मतलब बहुत असर होता है उनकी ज़बान में। इन्होंने अफसाने में मुहावरात और रोज़मर्रा की ज़बान का इस्तेमाल किया है, जो कहानी को हकीकत के करीब ले आता है। इनका उसलूब जज्बाती और फ़िक्री होता है, क़ारीन को कहानी के साथ जोड़े रहता है। हम वहशी हैं में किशन चंद्र ने समाज के मुनाफ़िक़त को और दोहरे मयार पर सख्त तनकीद की है। इन्होंने दिखाया है कि कैसे तहज़ीब के पर्दे के दिबाचे, मतलब पर्दे के पीछे कैसे इंसान की असलियत छुपी होती है। अफ़साना एक आईना है जिसमें माशरती रवैयों की हकीकत साफ नज़र आती है। अच्छा जी, जो अफ़साने का इख्तिताम चौंका देने वाला और गौर तलब है। किशन चंद्र ने एक ऐसे तो इनका अफ़साना ऐसा होता था जो क़ारीन को सोचने पर मजबूर कर देता था। अच्छा जी, ये तो है हमारा हम वहशी हैं किशन चंद्र का अफ़साने का तनकीदी जायज़ा। अब हम बात करेंगे अफ़साना चौथी के जोड़े का तनकीदी जायज़ा। अच्छा जी, चौथी का जोड़ा, इसमें मुस्लिम घराने की लड़कियों की शादी ब्याह जो है, इस अफ़साने में अस्मत चुगताई ने मुस्लिम माशरे और तहज़ीब के दर्द व कर्ब को बड़े सलीके से पेश किया है, क्योंकि मसला सिर्फ एक घर की लड़की का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम घरानों के ख़ानदान का मसला है। चौथी का जोड़ा महज एक लड़की। अच्छा जी, ये जो अफ़साना है ये एक उस लड़की के घराने की कहानी है जिसमें मजबूर और बेबस माशरे का दर्द है, जिसका बयान उस माशरे में गम है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मतलब इसमें जो है बयान जो किया गया है वो नफ्सियात नज़ाकत पे मौजूद है। इस शाहकार अफ़साने में कई किरदार और सबके सब अपनी अपनी जगह एक ख़ास अहमियत रखते हैं। कुबरी, जिसकी जवानी पल पल ढल रही है, माँ बाप को इसकी अच्छा जी, जो इसके माँ बाप हैं उनको इसकी शादी का गम खाए जा रहा है। कहीं इसे कोई पैगाम नहीं आ रहा है, मतलब कहीं से भी कोई पैगाम नहीं आ रहा है, और कोई देखता भी है तो वो चला जाता है, किसी न किसी बहाने से ख़त्म हो जाता है। जहेज़ के लालच और दौलत की हौस ने इस सिर्फ अरमानों को नहीं दबाया, बल्कि खोखले समाज की शक्ल को भी नुमाया करते हैं। इस तनाव भरे माहौल में कुबरी की माँ जो शादी के लिए चौथी का जोड़ा सिलती है और बहुत एहतियात से रख देती है और सोचती है कि अल्लाह जल्द ही कोई सबब निकालेगा। ऐसे में राहत इन सब के लिए मसरत और राहत बनकर आता है, मतलब जो राहत है वो आता है अपनी ट्रेनिंग पूरी करके। तो ये जो राहत है वो मामूज़ाद भाई है और ट्रेनिंग की गर्ज से आया हुआ है। खुशियों भरे माहौल में कुबरी की माँ जो है समझती है कि घर बैठे दामाद मिल गया। अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली है, बेटी की किस्मत संवरने वाली है। वो अपना पेट काट कर राहत के लिए लजीज खानों का इंतज़ाम करती है। कुबरी की बहन हमीदा भी खुश है, वो अपनी आपा के दर्द और गम को बाखूबी महसूस करती है और वो चाहती है कि इसके आपा के हाथ पीले हो जाए और दुआ मांगती है अल्लाह से कि ऐ मेरे अल्लाह तो मेरी आपा का नसीब खोल दे। मतलब उसकी बहन जो अपनी बहन के लिए, कुबरी के लिए दुआ मांगती है और 100 रकात नफिल की दरगाह, मतलब कहती है कि 100 रकात नफिल पढ़ूंगी अगर मेरी दुआ कबूल हुई तो। इसी आरज़ू में वो अपनी अज़मत भी गवा बैठती है। राहत जो इसका मतलब कि मामूज़ाद भाई है, वो इसके दामन को तार करके चला जाता है। वो सब कुछ बर्बाद करते हुए अपनी आँखों से सब कुछ बर्बाद होते हुए अपनी आँखों से देखती है। अफसाने में मुतहक किरदार जो है वो कुबरी के वालिद का है, जो इसकी शादी की तमन्ना लिए हुए दुनिया फ़ानी से कोच कर जाते हैं और कुबरी की माँ यानी अपनी बीवी के सर और भी जिम्मेदारियां छोड़कर चले जाते हैं। जिस रोज़ राहत इसके घर आया था उसने समझा था कि बेटी की शादी का मसला हल हो गया है। राहत ज़रूर कुबरी को अपना लेगा, लेकिन वो ट्रेनिंग
लेकिन राहत जो है अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वो अपने घर को रवाना हो जाता है। कुबरी की उम्मीदों और आरजुओं पर पानी फिर इसकी पूरी ख्वाहिशात जो होती है टूट फूट कर बिखर जाती है। वो इस गम में मुब्तला होकर मर जाती है। अच्छा जी, असमत चुगताई ने जहेज के मसले को इस अफसाने में शामिल करके इसकी बदतरीन शक्ल को नुमाया किया है, और वो भी इस खूबी से कि इस मसले से वाबस्ता मुस्लिम माशरे के दर्द और कर्ब और इससे पैदा होने वाले जो टेंशन रह रहकर जो कारी के जहन में कारी के जहन को झिंझोड़ती रहती है, उसे झिंझोड़ती रहती है। उन्होंने इससे सुलगते हुए मौजू को इसलिए तीखे लहजे में पेश किया है ताकि लोग इस मसले पर संजीदगी से गौर करें और इस नौइयत को हल करने की कोशिश में ऐसे लोगों का साथ दें जो समाज को सेहतमंद और बनाने की जतन कर रहे हों, यानी कि खुशगवार बनाने की जतन कर रहे हों, और साथ ही साथ लोगों पर कतई एतमाद ना करें, क्योंकि ये जहनी और कल्बी कर्ब का बाइस बनते हैं। अच्छा जी, ये था असमत चुगताई का अफसाना चौथी का जोड़ा का तनकीदी मुतालिका। अच्छा जी, तो अब हम बात करेंगे अफसाना नया कानून का तनकीदी जायज़ा। अच्छा जी, तो अब हम देख लेते हैं अफसाना नया कानून का तनकीदी जायज़ा। नया कानून जो शहादत हसन मंटू का अफसाना है, जो मंगू जो कभी स्कूल ना गया था। अच्छा जी, इसमें जो ये जो अफसाना है इसमें मंगू होता है। अच्छा जी, क्या है कि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तो इस वजह से मैं आपको इसका थोड़ा सा खुलासा बता देती हूँ और इसको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, इसमें मंगू होता है जो कि अच्छा जी, इसमें मंगू जो है वो अंग्रेजों से बहुत चिढ़ता है, और जो मंगू है वो एक ही रट लगा रहता है नया कानून कि वो अंग्रेजों से बहुत नफरत करता है। और कहीं भी उसे वैसे लोग मिल जाते तो कुछ भी वैसे वैसे बात करते तो वो उन्हें पीटने लगता था। एक बार आखिरी में क्या होता है अफसाने के कि जो मंगू जो है एक गोरा मिलता है उसे, तो वो हाथ देता है उसको, कहता है आने को। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या होता है कि मंगू जो है उस गोरे को खूब पीटता है, और फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस जो है मंगू को पकड़ के थाने ले जाती है, और नया कानून मंगू चिल्लाता रहता है। अच्छा जी, आप इसको एक बार तफसील से ये पढ़ लीजिएगा। मैंने इसको छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तो आप देख लीजिएगा अफसाना नया कानून का तनकीदी जायज़ा यहाँ से यहाँ तक। शुक्रिया।